आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की जंग की, जो अब 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ इन दो मुल्कों को इम्पैक्ट कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को भी बदल रहा है। क्या रूस की परमाणु क्षमताओं में हो रहे बदलाव दुनिया के लिए खतरा है? अमेरिका और नेटो की इसमें भूमिका क्या है? और ट्रंप पुतिन की हालिया मुलाकातों से क्या निकला है? क्या उसका कोई एंड रिजल्ट है? क्या उसका मीनिंग है? इन सब मुद्दों पे आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को अब 1275 दिन हो चुके हैं, और ये जो जंग है ये फरवरी 2022 में शुरू हुई थी और अब अगस्त 2025 तक पहुंच चुकी है। इस दौरान दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ वारदातें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो 20 से 21 अगस्त की रात को रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 574 ड्रोन्स और 40 मिसाइलें इस्तेमाल की गई। ये हमला यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों तक पहुंचा, जिसमें लवीव शहर भी शामिल था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये हमला दिखाता है कि रूस शांति वार्ताओं में गंभीर नहीं है, वो कोई भी पीस डील नहीं चाहता है। उन्होंने इसे सबसे बड़ा हमला बताया है और कहा है कि ये रूस की मंशा को, उसकी जो उसकी चाल है उसे दिखाता है कि वो क्या सोच रहा है। इस चीज़ को ये दिखाता है कि किस तरीके से वो लगातार हमले कर रहा है, जबकि बात पीस डील की होनी थी। और इसमें ये भी कहा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा है कि वो डिप्लोमेसी को बाधित करना जारी रखेगा। यूक्रेन ने ये रूस के बारे में कहा है कि यूक्रेन डिप्लोमेसी को बाधित करना इस तरीके से जारी रखेगा। इस हमले में 9 नागरिक मारे गए और यूक्रेन की वायुसेना ने ज्यादातर हथियारों को रोक लिया, लेकिन फिर भी कुछ क्षति हुई है, कुछ नुकसान हुआ है, जैसे बिजली और हीटिंग सिस्टम को नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं रूस की परमाणु नीति की, उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी की। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है और हाल ही में उसके परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटम के सीईओ एलेक्सी लिखाचेव ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस को आने वाले सालों में अपनी परमाणु सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि देश के सामने कोलोसल थ्रेट्स यानी भारी खतरे हैं। और उन्होंने परमाणु कवच को एक तलवार की तरह बताया है, जो ना सिर्फ रक्षा करेगी, ना सिर्फ डिफेंस करेगी, बल्कि उनकी सोवरेनिटी की गारंटी भी देगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक जनवरी 2025 तक रूस के पास लगभग 5460 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 1718 जो है वो डिप्लॉयड हैं। और ये जो हथियार हैं ये ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, और इससे खतरा जो है परमाणु हथियारों का, परमाणु युद्ध का, वो लगातार जारी है, वो लगातार मंडरा रहा है। अमेरिका के पास 3700 स्टॉक पाइल है, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन 225 है उसके पास, और बाकी देशों के पास भी थोड़ी इससे कम संख्या है। कुल मिलाकर दुनिया में 12,241 परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि परमाणु वेपन जो है, न्यूक्लियर वेपन है, उसकी रेस अभी भी जारी है और रूस इसे अपग्रेड करने पर भी जोर दे रहा है, खासकर मिसाइल डिटेक्शन और इंटरसेप्टर सिस्टम पर। रूस की नौसेना की ताकत भी बढ़ रही है। हाल ही में जुलाई 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कन्यास पोलस्की नाम की एक बोरी क्लास परमाणु पनडुब्बी को कमीशन किया था। ये प्रोजेक्ट 955A बोरी क्लास की 8वीं पनडुब्बी है, जो 16 बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। ये पनडुब्बी रूस की उत्तरी फ्लीट में शामिल हुई और इसका जो निर्माण है वो सेवोरोडसिक शिपयार्ड में हुआ था। पुतिन ने इस मौके पर कहा कि ये पनडुब्बी रूस की रणनीतिक नौसैनिक क्षमताओं को दशकों तक मजबूत करेगी। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन ने यह दावा किया कि उन्होंने इस पनडुब्बी के कुछ सीक्रेट्स हैक भी कर लिए हैं, जैसे क्रू की योजनाएं और कॉम्बैट ऑर्डर्स। इससे पहले मार्च 2025 में पुतिन ने पर्म नाम की एक और परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की थी। ये यासेन एम क्लास की है और जो मल्टीपर्पस है और हाइपरसोनिक जिरकान क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइलें बहुत तेज हैं और यूरोप तक पहुंच सकती है। लॉन्च मरमस्क के आर्कटिक पोर्ट पर हुआ और पुतिन ने इसे रूस की नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला बताया है। ये दोनों पनडुब्बियां रूस की रक्षा रणनीति का हिस्सा हैं, जो लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं और स्टेल्थ फीचर्स वाली हैं। यूक्रेन की सिचुएशन की, अभी यूक्रेन की बात की जाए तो रूस ने पिछले हफ्ते में 12 से 16 अगस्त के बीच में यूक्रेन के 25 वर्ग किलोमीटर इलाके पर
कब्जा कर लिया, जो पहले की तुलना में थोड़ा कम है। यूक्रेन के कई इलाकों जैसे जापोरिजिया, खेरसान, लोहांस्क और खार्किव में रूस का जो नियंत्रण है वो बढ़ा है, लेकिन यूक्रेन प्रतिरोध कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने हाल ही के हमलों पर कहा है कि रूस जो गैस है वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली और हीटिंग सिस्टम को भी निशाना बना रहा है। जैसे पोल्टावा, खिरसान और खार्किव में उन्होंने रेस्क्यू वर्कर्स को सम्मानित भी किया है, जो इन हमलों के बाद भी काम कर रहे हैं। नेटो की भूमिका यहाँ अहम है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने 22 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। नेटो ने रूस के आक्रमण के जवाब दिए हैं, उन हमलों की जवाब में अपनी डिफेंस स्पीडिंग को बढ़ाने का वादा किया है। 2035 तक जीडीपी का 5% उसे देने की बात की गई है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि रूस अगले 4 सालों में नेटो पर हमला कर सकता है, इसलिए तैयारी जरूरी है और इसलिए ये 5% बढ़ाया गया है इस सैन्य अभियान की तरफ, ये अपनी डिफेंस की तरफ। यूएस कमांडर ने कहा है कि नेटो को रूस और चीन से 2 मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पोलैंड, बाल्टिक देश जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में नेटो की मौजूदगी बढ़ी है और मीटिंग्स में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर भी चर्चा हो रही है। ट्रंप और पुतिन के रिश्ते की बात करें तो अगस्त 2025 में एक बड़ा विकास हुआ। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन ने अलास्का में मुलाकात की, जहां सीज फायर पर बात तो हुई, लेकिन कोई भी कंक्रीट डील इससे नहीं बनी है, कोई भी कंक्रीट डिसीजन इसमें नहीं लिया गया। ट्रंप ने पहले सीज फायर की बात तो की, लेकिन मुलाकात के बाद वो पुतिन की लाइन पर आए और कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट का उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने लैंड स्वैप डील की बात की और ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसे समय में, ऐसे वक्त में सुरक्षा गारंटी पर तेजी से काम करना होगा। क्रेमलिन ने कहा कि कोई भी समझौता रूस की शर्तों पर होना चाहिए, जैसे यूक्रेन का नेटो में ना शामिल होना और जिन इलाकों पर रूस का पहले से कब्जा है उसका कब्जा वो लगातार जारी रहे और उस पे जो यूक्रेन है वो इस पे कोई भी आपत्ति नहीं जता सकता। लेकिन ये जो सिचुएशन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूक्रेन इससे अग्री नहीं करता है। रूस यूक्रेन पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, लेकिन यूक्रेन नेटो के सहारे खड़ा है। परमाणु हथियारों की बातें तनाव बढ़ाती हैं, लेकिन अभी कोई भी बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है। ब्रिटेन ने भी अपनी परमाणु पनडुब्बी वैनगार्ड का दौरा किया था, जो ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस है। दोनों तरफ तैयारियां हैं, लेकिन डिप्लोमेसी की कोशिशें अभी भी जारी हैं। अगर रूस और अगर पश्चिमी देश बातचीत से हल निकाले तो शायद पीस पॉसिबल है। इस जंग के जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा की कीमतें, फूड सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स, इस पर इसका पूरा इम्पैक्ट है। रूस ने यूक्रेन के 20 से 25% इलाके पर 20 to 25% एरिया पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन की सेना मजबूती से टिकी हुई है। हाल ही के ISW रिपोर्ट से ये पता चलता है कि रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है यूक्रेन में, लेकिन यूक्रेन काउंटर अटैक्स कर रहा है। ज़ेलेंस्की की टीम यूरोपीय देशों से मदद मांग रही है और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश हथियार दे रहे हैं, लेकिन रूस का कहना है कि ये घेराबंदी है। लिखाचेव का ये बयान इसी संदर्भ में है। रूस को लगता है कि नेटो और अमेरिका उसे घेर रहे हैं। परमाणु रेस में चीन भी आगे बढ़ रहा है, जो ब्रिटेन और फ्रांस से ज़्यादा हो गया है और वो अपनी परमाणु जो वेपन्स है उन्हें बढ़ा रहा है। SIPRI की रिपोर्ट कहती है कि नई आर्म्स रेस शुरू हो रही है। ट्रंप की नीति की बात करें तो वो पुतिन से बात करके हल निकालना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस वार्ता में गंभीर नहीं है। हाल ही का हमला इसी का सबूत है और नेटो की 2025 की समिट में यूक्रेन को ज्यादा मदद देने का वादा हुआ है, लेकिन रूस इसे उकसावा मानता है। जर्मनी और अन्य देश, जो बाकी के देश हैं, वो रूस के हमलों की तैयारी कर रहे हैं, रूस के हमलों से निपटने की और शायद उस पर अटैक करने की भी, अगर इन फ्यूचर नीड हुई तो। रूस की पनडुब्बियां जैसे कन्याज, पोजर्स्की और पर्म रूस की स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस को मजबूत कर रही हैं। बोरी क्लास बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो सारी मिसाइलें हैं, ये सारी मिसाइलें ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से जो रशिया है, जो रूस है, वो अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने सैन्य ताकत को और अपग्रेड कर रहा है। ये रूस की नेवी को आधुनिक बनाती हैं ये जो पनडुब्बियां हैं, और यूक्रेन में नागरिक जीवन प्रभावित हो रहा है इन हमलों से। अब अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन में जो सिविलियंस है वो काफ़ी इम्पैक्टेड है इस वॉर से। हमलों से बिजली कटौती हो रही है और तबाही मची है। ज़ेलेंस्की ने रेस्क्यूअर्स को सम्मानित तो किया है। कुल मिलाकर ये जो जंग है ये
लिटरली यूक्रेन के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, यूक्रेन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई है, क्योंकि यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इस वक्त जो ट्रंप, जो अमेरिका उसका सबसे बड़ा साथी था, वो भी बैकआउट करता नजर आ रहा है और वो यूक्रेन को पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर ये जो जंग है ये जारी है, लेकिन डिप्लोमेसी की उम्मीद अभी बाकी है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात इसमें एक कदम मानी जा रही है, लेकिन रूस के जो हमले हैं इसे मुश्किल बना रहे हैं। क्या शांति आएगी ये तो समय बताएगा। और आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय कि आपको क्या लगता है, क्या अभी इन दोनों देशों के बीच पीस अग्रीमेंट पॉसिबल है, और अगर नहीं तो आपकी क्या राय है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। इससे जुड़े मुद्दे, इस मुद्दे से जुड़े आपकी राय हमें बताइए, और इस मुद्दे से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।